पिछले कुछ समय में हमारे चैनल से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे शॉर्ट्स देखकर यहां तक पहुंचे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। पुराने सब्सक्राइबर्स का साथ हमेशा की तरह अनमोल है। वो रोज सुबह 2 कप चाय बनाता है, एक अपने लिए और एक सामने रखी नैना की तस्वीर के लिए। वो उस चाय को तब तक देखता रहता है जब तक वो ठंडी ना हो जाए। आज उस गांव के सरकारी अस्पताल में एक बूढ़ा डॉक्टर रहता है। वो मुफ्त में लोगों का इलाज करता है। उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। लोग उसे मसीहा कहते हैं, पर उसे पता है कि वो एक कातिल है। शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरबेश के हाथों में जादू था। लोग कहते थे कि अगर सरबेश ने नब्ज पकड़ ली तो मौत भी 2 कदम पीछे हट जाती है। सफेद एप्रन, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर एक गंभीर शांति, यही उनकी पहचान थी। पर इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसने बरसों पहले उनके दिल को बंजर बना दिया था। सरबेश हमेशा से ऐसे नहीं थे। कॉलेज के दिनों में वो बेहद हंसमुख और रोमांटिक हुआ करते थे। उनकी दुनिया अंकिता के इर्द गिर्द घूमती थी। अंकिता भी डॉक्टर थी। दोनों घंटों लाइब्रेरी में साथ बैठते, एनाटॉमी की किताबों के पीछे हाथ पकड़ते और भविष्य के सपने बुनते। सरबेश को याद था वो दिन जब उन्होंने अंकिता के लिए कॉलेज की छत पर ढेरों मोमबत्तियां जलाई थीं। अंकिता, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, सरबेश ने एक अंगूठी पहनाते हुए कहा था। अंकिता मुस्कुराई थी। सरबेश, तुम बहुत बोले हो। मुझे सिर्फ खुशियां नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन वो साथ ज्यादा दिन नहीं चला। कॉलेज का फेयरवेल करीब था। वो खुशी खुशी अंकिता के पसंदीदा कैफे की ओर बढ़ा, लेकिन वहां उसे अंकिता नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि अंकिता ने कहा था कि वो अरूप के साथ लाइब्रेरी में नोट्स तैयार कर रही है। सरबेश का सबसे अच्छा दोस्त अरूप, जो उनके साथ ही प्रैक्टिस करता था, अरूप, जिसे सरबेश अपना भाई मानता था। दोनों ने साथ में बचपन बिताया था और अब डॉक्टरी भी साथ कर रहे थे। जब सरबेश अस्पताल के लाइब्रेरी में पहुंचा, अरूप अंकिता के करीब आने लगा। उसने देखा कि अरूप का हाथ अंकिता के कंधे पर था और अंकिता अपना सिर उसके सीने पर टिकाए मुस्कुरा रही थी। जिसे वो अपना भाई मानता था और जिसे अपनी जिंदगी उन दोनों ने मिलकर सरबेश की पीठ में छुरा घोंपा था। उसके पैर कांपने लगे। अंकिता और अरूप अचानक उसे देखकर सकपका गए। अंकिता जल्दी से अरूप से दूर हटी, लेकिन सच तो सरबेश की आंखों के सामने था। सरबेश की आवाज भारी हो गई, गला सूख गया। उसने बहुत मुश्किल से अंकिता की आंखों में झांकते हुए पूछा, क्यों अंकिता, आखिर क्यों? उसकी आवाज में गुस्सा कम और टूटने का दर्द ज्यादा था। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा मानता था और जिसे अपना भाई, तुम दोनों ने मिलकर मेरा मजाक बना दिया। अंकिता ने पहले तो नजरें झुकाईं, फिर खुद को संभालते हुए बड़ी बेरुखी से बोली, सॉरी सरबेश, अरूप मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो मुझे वो लाइफस्टाइल दे सकता है जो शायद तुम कभी ना दे पाओ। अंकिता के ये आखिरी शब्द सरबेश के कान में तेजाब की तरह उतरे थे। उस दिन के बाद सरबेश ने तय कर लिया कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। उसने अंकिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब प्यार की जगह एक खौफनाक सन्नाटा था। आज तुमने मुझे नहीं मारा अंकिता, सरबेश ने कांपते शब्दों में कहा। आज तुमने उस सरबेश को मार दिया है जो लोगों पर यकीन करना जानता था। अब से डॉक्टर सरबेश के पास दिल नहीं, सिर्फ दिमाग होगा। वो वहां से मुड़ा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उस दिन के बाद से प्यार शब्द उसके लिए एक गाली बन गया था। शादी के लिए घर का दबाव बढ़ा तो सरबेश ने मां के सामने एक शर्त रखी, लड़की डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी हो, साधारण हो।
उन्हें डर था कि बराबरी वाली लड़कियां फिर से धोखा देंगी। तब उनकी जिंदगी में नैना आई। नैना, नान की तरह ही उसकी आंखें बहुत गहरी और शांत थीं। वो एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी। शादी के बाद जब वो सरबेश के घर आई तो उस ठंडे और बेजान मकान में जान आ गई। शुरुआती साल बहुत हसीन थे। सरबेश जब थके हारे अस्पताल से आते तो नैना दरवाजे पर चाय का कप लेकर खड़ी होती। डॉक्टर साहब, आज बहुत ज्यादा मरीजों को देख लिया क्या? चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। नैना दुपट्टे से उनका माथा पोंछते हुए कहती। सरबेश मुस्कुरा देते। धीरे धीरे नैना ने उनके दिल की बर्फ पिघला दी थी। वो उसे महंगे तोहफे देते, उसे घुमाने ले जाते। वो दोनों बारिश में भीगते, पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने सुनते। सरबेश को लगने लगा था कि शायद खुदा ने अंकिता के बदले उन्हें ये फरिश्ता दिया है। शादी के 4 साल बीत गए, लेकिन घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। समाज और परिवार के ताने शुरू हो गए। सरबेश खुद एक डॉक्टर थे। उन्होंने अपनी और नैना की जांच करवाई। रिपोर्ट ने सरबेश को अंदर से हिला दिया। सरबेश की रिपोर्ट में कुछ समस्या आई थी। एक पुरुष के लिए और खासकर एक डॉक्टर के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था कि कमी उसमें है। उन्होंने ये बात नैना से छिपाई और बस इतना कहा, नैना, मेडिकल टर्म्स में थोड़ी दिक्कत है, पर सब ठीक हो जाएगा। नैना ने कभी शिकायत नहीं की। वो मंदिरों में मन्नतें मांगती, व्रत रखती। सरबेश अंदर ही अंदर घुटते रहते। उन्हें अपनी मर्दांगी पर शक होने लगा। यही वो वक्त था जब उनके मन का पुराना धोखे वाला डर फिर से जागने लगा। सरबेश एक बड़े अस्पताल के सीनियर डॉक्टर थे। उनका उठना बैठना शहर के रईसों, अफसरों और बड़े डॉक्टरों के साथ था। जब कभी मेडिकल एसोसिएशन की पार्टी या उनके दोस्तों की गैदरिंग होती, सरबेश पहले तो बहाना बनाकर नैना को भर छोड़ देते। उन्हें लगता था कि नैना उनके हाई फाई सर्कल में फिट नहीं बैठेगी। पर एक दिन उनकी मां के कहने पर उन्हें नैना को साथ ले जाना पड़ा। नैना ने सादगी से एक सूती साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा लगाया था और माथे पर एक छोटी सी बिंदी। वह किसी ताजी हवा के झोंके जैसी लग रही थी, पर सरबेश को वह आउटडेटेड लगी। पार्टी में सरबेश के दोस्त अपनी आधुनिक पत्नी के साथ आए थे। अरूप ने ड्रिंक का गिलास हाथ में लेते हुए चुटकी ली। अरे सरबेश, भाभी जी को साथ लाए हो? बड़ी सादगी है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी में नहीं, सीधे किसी गांव के मेले से आ रही हैं। चारों तरफ हंसी गूंज उठी। सरबेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नैना ने बहुत मासूमियत से कहा, गांव की मिट्टी में जो खुशबू है साहब, वो इन सेंट की बोतलों में कहां? एक और दोस्त हंसकर बोला, सुनो सरबेश, भाभी की हिंदी तो एकदम शुद्ध है, पर भाई हमारे सर्कल में थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा मॉडर्न टच चाहिए होता है। तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया? सरबेश को लगा जैसे किसी ने सरेआम उसे तमाचा मार दिया हो। उसे अपनी कामयाबी पर गर्व था, पर नैना की सादगी उसे अपनी सबसे बड़ी हार लगने लगी। वापस लौटते वक्त गाड़ी में सन्नाटा था। सरबेश ने अचानक स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अगली बार से कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तमीज नहीं है तुम्हें कि बड़े लोगों के बीच कैसे बात करते हैं। मेरी इज्जत का कचरा कर दिया तुमने। नैना की आंखों में आंसू आ गए। पर मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो बस। चुप रहो, बस यही दिक्कत है तुम्हारी। तुम अनपढ़ों की तरह बात करती हो। तुम्हारी गांव की खुशबू मेरे करियर और मेरी इमेज के लिए बदबू बन गई है। सरबेश ने चिल्लाकर कहा। उस दिन के बाद सरबेश ने नैना को एक ट्रॉफी वाइफ बनाने की कोशिश छोड़ दी और उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि नैना उनके लायक नहीं है। इधर बच्चा न होने का तनाव और उधर दोस्तों का मजाक, सरबेश का दिमाग धीरे धीरे नफरत से भरने लगा। जब नैना ने इलाज के लिए बाहर जाना शुरू किया, इलाज लंबा चला। उसके फोन पर मैसेज आने लगे तो सरबेश के बीमार दिमाग ने इसे एक अफेयर का नाम दे दिया। उन्हें लगा शायद ये गांव की सीधी सादी लड़की अब शहर के रंग में ढल गई है। वो शक जो अंकिता के वक्त शुरू हुआ था,
अब नैना की अनपढ़ होने की चिढ़ के साथ मिलकर एक जानलेवा जहर बन चुका था। सर्वेश ने नैना को एक खास फर्टिलिटी क्लिनिक में भेजना शुरू किया, लेकिन तभी सर्वेश ने नैना के व्यवहार में बदलाव देखा। वो अक्सर फोन पर किसी से लंबी बातें करती। जब सर्वेश कमरे में आते तो वो फोन काट देती। एक रात सर्वेश की नींद खुली, उन्होंने देखा कि नैना बालकनी में खड़ी होकर धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी और हंस रही थी। सर्वेश के दिमाग में अंकिता की यादें बिजली की तरह कौंधी। किससे बात कर रही थी? सर्वेश ने पीछे से पूछा। नैना चौंक गई। अरे वो मेरी सहेली थी, गांव की। इतनी रात को? सर्वेश की आवाज में ठंडक थी। हाँ, बस ऐसे ही। नैना ने नजरें चुरा ली। यहीं से डॉक्टर सर्वेश एक जासूस बन गए। वो नैना की हर हरकत पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि नैना अब ज्यादा सजने संवरने लगी है। वो अक्सर बाहर जाने के बहाने ढूंढती थी। एक दिन सर्वेश ने नैना के फोन पर एक मैसेज देखा। कल शाम 5 बजे पुराने कैफे के पास मिलना, सब सेट है। सर्वेश का खून खौल उठा। उन्होंने सोचा, मैं इसका इलाज करवा रहा हूं और ये बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है। क्या ये बच्चा मेरा होगा भी या किसी और का? शक में इंसान अंधा हो जाता है। सर्वेश ने तय कर लिया कि वो नैना को खत्म कर देंगे। उन्होंने सोचा कि दुनिया की नजरों में ये एक नेचुरल डेथ होगा। अगली सुबह सर्वेश ने बहुत प्यार से नैना को जगाया। नैना, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा, उन्होंने कहा। नैना की आंखों में चमक आ गई। आज सूरज कहां से निकला है डॉक्टर साहब? रसोई में जाकर सर्वेश ने चाय चढ़ाई। उनके हाथ जरा भी नहीं कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से पोटेशियम क्लोराइड का एक इंजेक्शन निकाला। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानते थे कि अगर इसे ज्यादा मात्रा में सीधा नसों में या खाने में दिया जाए तो दिल की धड़कन रुक जाती है और पोस्टमार्टम में भी ये पकड़ में नहीं आता, क्योंकि शरीर में पोटेशियम पहले से मौजूद होता है। उन्होंने चाय में जहर मिलाया और नैना को दे दिया। नैना ने एक घूंट पी और मुस्कुराई। चाय बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। सर्वेश ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ प्यार था, पर सर्वेश को उसमें सिर्फ धोखा नजर आ रहा था। 10 मिनट बाद नैना को बेचैनी होने लगी। सर्वेश, मेरा दम घुट रहा है, सीने में दर्द। सर्वेश उसके पास बैठे रहे। उन्होंने घड़ी देखी। पल्स गिर रही थी। जब नैना पूरी तरह नीली पड़ गई, तब सर्वेश ने नाटक शुरू किया। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसे सीपीआर देने लगे। एम्बुलेंस बुलाई गई। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। कारण बताया गया, मैसिव कार्डियक अरेस्ट। नैना के अंतिम संस्कार के बाद घर में कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। सर्वेश को लगा कि उन्होंने अपना बदला ले लिया। एक हफ्ते बाद जब वो नैना की अलमारी साफ कर रहे थे, तो उन्हें कपड़ों के पीछे छिपा एक लकड़ी का छोटा बॉक्स मिला। उन्होंने उसे खोला। अंदर एक लिफाफा था और एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप थी, जिसमें 2 गुलाबी लाइनें थीं। सर्वेश का दिल बैठ गया। लिफाफे में एक लेटर था जिसमें नैना की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आप अपनी रिपोर्ट को लेकर परेशान थे। आपको लगता था कि आप कभी पिता नहीं बन पाएंगे, इसलिए आप मुझसे दूर रहने लगे थे। पर देखिए, चमत्कार हो गया। मैं मां बनने वाली हूं। वो जो रात रात भर में फोन पर बात करती थी, वो शहर के सबसे बड़े लैब वाले से थी। मैं अपनी और आपकी रिपोर्ट को दोबारा चेक करवा रही थी ताकि आपको सरप्राइज दे सकूं। आई मिस यू सर्वेश। लौट आइए ना पुराने वाले सर्वेश बनकर। सर्वेश के हाथ से वो चिट्ठी गिर गई। उनके कानों में साए साए की आवाज आने लगी। सर्वेश का पछतावा अब शब्दों से परे था। उसे नैना की एक पुरानी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। आखिरी पन्ने पर नैना ने उस रात के बारे में लिखा था, जिस रात सर्वेश के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था। आज फिर उन्हें मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। डॉक्टर साहब को लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर मुझे सब दिखता है। उनके दोस्तों का हंसना, उनका मुझे अनपढ़ कहना,
मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे बुरा तब लगता है जब डॉक्टर साहब की आंखों में अपने लिए नफरत देखती हूं। वो सादगी को मेरी कमजोरी समझ बैठा, मेरी खामोश वफा को वो गद्दारी समझ बैठा। मैंने चाहा था जिसे अपनी रूह की इबादत बनाकर वो अपनी ही आन को मेरी बर्बादी समझ बैठा। डायरी का वो पन्ना आंसुओं से हल्का सा गीला था, जैसे नैना उसे लिखते वक्त रोई हो। सरबेश की धड़कनें तेज हो गईं। वो नहीं जानते कि मैं उनके लिए इंग्लिश सीख रही हूं। मैं छिप छिप कर ऑनलाइन क्लास लेती हूं ताकि अगली पार्टी में जब वो मुझे ले जाएं तो उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं चाहती हूं कि हमारा बच्चा जब दुनिया में आए तो वो अपनी मां पर गर्व करे। डायरी पढ़ते ही सरबेश की चीख निकल गई। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ईमेल में एक वीडियो था। सरबेश ने उसे खोला। वीडियो में नैना एक छोटे से कमरे में बैठी थी, शायद वही क्लास जहां वो इंग्लिश सीखने जाती थी। वो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। हेलो डॉक्टर साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज आपका जन्मदिन है। मैंने ये वीडियो 3 महीने पहले रिकॉर्ड किया था। सरप्राइज! मैं अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल लेती हूँ। आई लव यू सरबेश, यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड यू विल बी द बेस्ट फादर। सुना आपने? मैंने सही बोला ना? सरबेश शहर छोड़कर एक बहुत ही पिछड़े गांव में चला गया। आज उस गांव के सरकारी अस्पताल में एक बूढ़ा डॉक्टर रहता है। वो मुफ्त में लोगों का इलाज करता है। उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती। लोग उसे मसीहा कहते हैं, पर उसे पता है कि वो एक कातिल है। वो रोज सुबह 2 कप चाय बनाता है, एक अपने लिए और एक सामने रखी नैना की तस्वीर के लिए। वो उस चाय को तब तक देखता रहता है जब तक वो ठंडी ना हो जाए। वो खुद को मरने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जिंदा रहना ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जिंदगी के कड़वे सच और दिल छू लेने वाली दास्तानों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।